हेलो वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज हमारा गायनेकोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि हमारा सेकंड यूनिट प्यूबर्टी, इसको हम शुरू करने वाले हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन और फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेक्सुअलिटी को समझने वाले हैं। फिर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका रिव्यू भी देखने वाले हैं, और जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 4 टॉपिक है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, और जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो इसमें हम डिसऑर्डर्स वगैरह देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आप ज़रूर देखें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो ये हमारा यूनिट 2 है, और यूनिट 2 में जिसमें हम देखने वाले हैं कि प्यूबेसेंस या फिर जो प्यूबर्टी भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि यौवनावस्था हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसमें कि शारीरिक परिवर्तन आते हैं। ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे का शरीर एक वयस्क के शरीर के रूप में विकसित होता है। यानी कि जो एक बच्चा होता है, चाइल्ड, वो एक वयस्क यानी कि एडल्ट के रूप में बदलता है, ठीक है। और जो कि प्रजनन में सक्षम होता है। एडल्ट होने का क्या मतलब है कि वो प्रजनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट जो है हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल्स। तो हम जो ये प्यूबर्टी वाला डेवलपमेंट देखने वाले हैं, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टी में, ये हम फीमेल्स के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो लड़कियों में यौवन या प्यूबर्टी की शुरुआत सामान्यतः स्तन अंकुर के प्रकटन यानी कि जो ब्रेस्ट बड होते हैं उसके अपीयरेंस से शुरू होता है। और जिस घटना को कि हम लोग थैलेर्सिया बोलते हैं, यानी कि जब ब्रेस्ट बड बढ़ना शुरू होता है इसको हम लोग थैलेर्सिया बोलते हैं। और फिर कुछ लड़कियों में यौवन की शुरुआत जो है वो मॉन्स प्यूबिस के पर जगन वालों के प्रकटन से होती है। यानी कि जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, मॉन्स प्यूबिस हमने जगह देखा है कि मॉन्स प्यूबिस के ऊपर फैट्स वगैरह होते हैं और फैट्स के ऊपर हेयर्स आते हैं, यानी कि बाल आते हैं। और जिस प्रक्रिया को हम लोग एंड्रार्चिया बोलते हैं, ठीक है। तो या तो थैलार्चिया से शुरू होगा या फिर एंड्रार्चिया से शुरू होगा। फिर जो लड़कियों में द्वितीय लैंगिक गुणों का विकास जो है वो अलग अलग चरणों में होता है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में होता है। और J.M. टेनर, ये एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, तो इनके अनुसार ये किस किस चरण में कौन कौन सा विकास होता है ये हमें नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला जो है हमारा, हम इसमें से जो हमारा सारणी है हमारी, जो हमारा है, इसमें 2 चीज़ों का विकास हमें दिख रहा है। जिसमें पहला तो है कि जननांगीय विकास और दूसरा है गैर जननांगीय या परिवर्तन हम बोल सकते हैं इसमें, कि जो जनन अंग होते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और जो गैर जनन अंग होते हैं, मतलब जो जनन अंग नहीं होते उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है, पहला चरण में जघन में कोई बाल नहीं होता, यानी कि जो हमारा मॉन्स प्यूबिस होता है उसमें कोई बाल नहीं होता। और गैर जनन अंग की बात करें, यानी कि जिसमें कि हमारा ब्रेस्ट आते हैं, या फिर मतलब कि जो हमारा जनन अंग को छोड़ के जो भी चीज़ें आती है। जनन अंग में कौन कौन सी चीज़ आ गई, वेजाइना, मॉन्स प्यूबिस, पूरा भल्वा, जो भल्वा वाला जो क्षेत्र होता है हमारा, उसको हम लोग जनन अंग बोलते हैं, या फिर इसको हम भल्वा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको भल्वा के अलावा जो भी होता है जिसमें कि हमारा ब्रेस्ट आता है, हमारे जो अलग अलग जगह पे और बाल आते हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के हम लोग दूसरा गैर जनन अंगीय परिवर्तन देखते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है हमारा, ये भी भल्वा का ही पार्ट है, उस पर कोई बाल नहीं होता पहला स्टेज में, ठीक है। और गैर जनन अंग की बात करें तो उसमें सपाट स्तन होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो पूरा सपाट होते हैं। स्तन का मंडल और स्तन अंकुर यानी कि एरियोला और पेपिला बच्चों के समान होता है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों का एक तरह से समान ही होता है, उस तरह से समझ सकते हैं। फिर दूसरा जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि लंबे, पतले, सीधे और नीचे की ओर मुड़े हुए, यानी कि जिसको हम लोग डाउनी भी बोलते हैं, और कम गहरे लेबिया के सहारे छितराए हुए बाल। तो हल्का हल्का बाल आना शुरू होता है मॉन्स प्यूबिस पे, ठीक है। फिर लेबिया जो मेजोरा होता है वो मोटा होने लगता है। लेबिया मेजोरा हमें पता है कि जो आउटर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और जो इनर वाली लिप्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। यहाँ पे क्लिटोरिस होता है, उसके ऊपर मॉन्स प्यूबिस होता है। तो इस पर हल्का हल्का बाल आना अभी शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो मोटी योनि उपकला, जो योनि का जो उपकला होता है, यानी कि ऊपरी जो भाग होता है, वो हल्का मोटा होने लगता है। फिर और गैर जननांगीय में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो स्तन एवं स्तन अंकुर उभरे हुए, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट बड हल्का हल्का उभरा हुआ होने लगता है, ठीक है।
फिर एरियोला जो होता है उसका आकार बढ़ने लगता है, और बगल में यानी कि जो एक्सिलरी हेयर या फिर जिसको कि हम लोग अंडर आर्म्स भी बोलते हैं, उसमें हेयर्स की अनुपस्थिति होती है अभी, यानी कि उसमें अभी हेयर्स नहीं आया होता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि योनि का जो पीएच होता है, यानी कि वेजाइना का जो पीएच होता है, उसमें कमी आने लगती है। कमी क्यों आने लगती है? क्योंकि हमें पता है कि जो 15 से 45 साल का जो एज होता है, जिसको कि हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल, इसमें जो है वो वेजाइना का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। और एसिडिक मतलब 1 से 7 के बीच में, ठीक है। तो यानी कि 7 से जो कम होगा तो वो एसिडिक होता है। तो वेजाइना का पीएच जो है एसिडिक का मतलब क्या हुआ? 1 से 7 के बीच में। 7 से कम जो होगा वो हो गया एसिडिक। तो वेजाइना के पीएच में जो पहले होता है वो तो 7 रहता है, पर जब एज बढ़ने लगता है और जब महिला में प्यूबर्टी आने लगती है बच्चे में, तो वो क्या होता है कि पीएच इसका कम होने लगता है, यानी कि 7 से कम हो जाता है इसका पीएच। लगभग 5 से 7 के बीच में रहता है, यानी कि 7 से कम ही रहता है, पर 5 के अप्रॉक्स रहता है, 4.5 से 3.5 इसे करके। फिर बाल जो है पहले से अधिक गहरे होने लगते हैं। जो मांसपेशी बाल हो रहा था वो पहले से अधिक गहरे होने लगते हैं, रूखे और खुरदरे होने लगते हैं, यानी और करली होने लगते हैं। और इसमें संपूर्ण मांसपेशी पर बाल छितराए हुए रहते हैं, मतलब पूरे मांसपेशी पर बाल आ जाते हैं। लेबिया जो है वो बढ़ी हुई रहती है और मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, यानी जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। और जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, मीनार्के, ठीक है। और दूसरे नॉन जननांगीय में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो स्तन और एरियोला बढ़े हुए रहते हैं, उभार हुए होते हैं, लेकिन उसके किनारे स्पष्ट रूप से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। और जो बगल यानी कि जो अंडर आर्म्स होता है उसमें बाल उपस्थित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो चौथा स्टेज होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि बाल और अधिक गहरे रंग के हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, लेकिन कम संख्या में एवं केवल जघन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। जो ऊपर वाला जो मांस प्यूबिस वाला एरिया रहता है उसी तक बाल जो है अभी तक सीमित रहता है, ठीक है। योनिया वलन उपस्थित, जो योनिया में वलन उपस्थित हो जाता है और गर्भाशय का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। फिर स्तन अंकुर और एरियोला उभरे हुए रहते हैं। गैर जननांगीय में क्या क्या परिवर्तन होता है? एरियोला उभरे रहते हैं, स्तन अंकुर उभरे रहते हैं, स्तन का आकार स्पष्ट होने लगता है और बगल में बाल उपस्थित हो जाता है, यानी कि इस टाइम तक अंडरआर्म्स में बाल आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं पांचवा स्टेज। पांचवा स्टेज क्या होता है कि बाल संख्या, प्रकार और विन्यास यानी कि पैटर्न में वयस्क के समान हो जाता है, जिसमें जैसा एडल्ट का बाल होता है उस टाइप का हो जाता है। और जांघों के अंदरूनी हिस्से तक पूरा, जहाँ तक एडल्ट में होता है पूरा जांघों के अंदरूनी हिस्से तक और लेबिया मेजोरा के ऊपर तक, वहाँ तक बाल आ जाता है, ठीक है। फिर वयस्क के समान परिपक्व स्तन, और वयस्क के समान जो है स्तन हो जाता है, और फिर स्तन के अंकुर जो है वो उभरे हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। हमने परिवर्तनों को देख लिया, अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, लैंगिकता क्या होती है। सेक्सुअलिटी से तात्पर्य लैंगिक क्रियाओं से है, यानी कि सेक्सुअलिटी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। सेक्सुअलिटी या लैंगिक क्रिया में स्त्री या पुरुष समान रूप से भागीदार होते हैं। समाज में इस सेक्सुअलिटी से संलग्न मुद्दों पर विचार विमर्श न होने के कारण लोगों की सेक्सुअल हेल्थ प्रभावित होती है, यानी कि जब बात ही नहीं होगा तो अगर किसी को प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी पता नहीं चलेगा, इससे लोगों का जो हेल्थ है वो प्रभावित होता है। अनेक भ्रांतियों का विकास होने लगता है। जब बात नहीं होगी जिसके बारे में तो उसके बारे में भ्रांतियाँ या फिर अंधविश्वास वगैरह फैलने लगते हैं। इन भ्रांतियों में कमी लाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1975 में सेक्सुअल हेल्थ को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। तो WHO ने कैसे परिभाषित किया कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है? सेक्सुअल हेल्थ इज कैपेसिटी टू एंजॉय एंड कंट्रोल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन अकॉर्ड विथ सोशल एंड पर्सनल एथिक्स, यानी कि सोशल एथिक्स यानी कि जो समाज का नियम होता है, और पर्सनल एथिक्स जो पर्सनली वो क्या मानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एंजॉय कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। तो ये होता है। फिर दूसरा जो क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो फियर होता है यानी कि जो डर होता है, सेम यानी कि शर्म, डर, शर्म, गिल्ट यानी कि जो गिल्ट होता है ना, फीलिंग बुरी वाली जो फीलिंग होती है। फिर मिसकॉन्सेप्शंस यानी कि जो अलग अलग धारणाएं जो होती है
दैट इनहिबिट्स सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस एंड कैन इम्पेयर सोशल रिलेशनशिप। यानी कि ऐसा डर, शर्म या फिर जो मिसकंसेप्शन होते हैं जिससे कि सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस और जो उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप इस पे प्रभाव पड़ता है, उन सब से आज़ादी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी डर, शर्म यानी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं है तो उसका सेक्सुअल हेल्थ अच्छा है। या फिर फ्रीडम फ्रॉम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, डिजीजेस होते हैं, और या फिर कोई डेफिशिएंसीज जिससे कि उनका सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो प्रभावित हो जाए, उन सब से आज़ादी। मतलब कि कोई बीमारी भी ना हो, किसी के अंदर किसी तरह का शर्म या गिल्ट वगैरह ना हो, और वो अपने मतलब कि सेक्सुअल जो बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो उनका बोलते हैं कि वो सेक्सुअल हेल्थी पर्सन है, या फिर जो उनका सेक्सुअल हेल्थ है वो अच्छा है। तो सेक्सुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए लैंगिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान आवश्यक है। सेक्सुअल हेल्थ किसी से कैसे अच्छा रहेगा, जब हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो नॉर्मल फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, जो नॉर्मल फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं कि नॉर्मली फीमेल का सेक्सुअल रिस्पॉन्स कैसा होता है। स्त्री एवं पुरुष में लैंगिक संभोग के समय होने वाली प्रक्रियाओं में कई समानताएं होती है। जो स्त्री और पुरुष में बहुत सारी समानताएं होती है, किंतु कुछ प्रक्रियाओं में भिन्नता भी होती है, कुछ कुछ अलग भी होते हैं स्त्री और पुरुष में। तो दोनों के सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए से पूर्व स्त्री के लैंगिक प्रतिवर्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस निम्न चरण में होते हैं। फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस किस तरह से होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है जिसको कि हम लोग डिजायर फेज या फिर इसको हम लिबिडो भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं इच्छा अवस्था। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें इच्छा होती है, जो सेक्स करने की या फिर जिसको कि हम लोग संभोग बोलते हैं, उसकी इच्छा होती है। इस चरण में स्त्री एवं पुरुष के मन में संभोग की इच्छा जागृत होती है, और इसे जो है ये लिबिडो फेज कहा जाता है। लिबिडो इंग्लिश का एक वर्ड है, तो जिसका मतलब होता है सेक्सुअल इच्छा। तो इस अवस्था में संभोग की इच्छा ब्रेन के डोपामिन सेंसिटिव एक्सिटरेटरी सेंटर एवं सेरोटोनिन सेंसिटिव इनहिबिटरी सेंटर द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें कौन कौन सी जो एरिया ब्रेन का काम करता है, तो जो सबसे पहला एरिया है वो है डोपामिन सेंसिटिव एक्सिटरेटरी सेंटर, और दूसरा जो एरिया है वो है सेरोटोनिन सेंसिटिव इनहिबिटरी सेंटर। ये दो सेंसर इसमें काम करते हैं डिजायर फेज में। ठीक है, फिर जो अगला फेज आता है जिसको हम लोग उत्तेजना फेज या फिर जिसको हम एक्साइटमेंट या फिर एराउजल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है चरम पे होती है, मतलब उत्तेजना बहुत ज़्यादा, यानी कि सेक्सुअल इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इस चरण में संभोग के लिए उत्तेजना आ जाती है। यह उत्तेजना परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या फिर जिसको हम लोग की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसको याद रखना है कि ये जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा उत्पन्न और नियंत्रित होती है। ठीक है, कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट भी बताए गए कि जो स्त्रियां होती है ना, वो स्पर्श यानी कि जो टच होता है, जिसको हम लोग टेक्टाइल भी बोलते हैं, एवं साइकोलॉजिकल यानी साइकिक यानी कि मानसिक रूप से जो होता है, जो साइकिक उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। जबकि जो पुरुष होते हैं वो विजुअल यानी कि देखने वाले स्टिमुलेशन से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल में, कि जो फीमेल होती है वो टच और जो साइकोलॉजी की इससे ज़्यादा प्रभावित होती है, उससे ज़्यादा उत्तेजित होती है, और जो पुरुष होता है वो देख के ज़्यादा विजुअल स्टिमुलेशन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो इस चरण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जो ये चरण है उत्तेजना अवस्था, इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस के में हमने पढ़ा है कि ये वल्वा का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो क्लिटोरिस में उत्थान होना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो क्लाइटोरिस होता है और जो फीमेल का जो और मेल का जो पेनिस होता है, ठीक है, ये दोनों एक ही एक ही जो सेल होता है उससे ओरिजिनेट होता है। जब बच्चा बन रहा होता है पेट के अंदर, तो उस टाइम पे जो सेल आगे चल के फीमेल में क्लिटोरिस बनाता है, वही सेल आगे चल के मेल में पेनिस बनाता है। तो दोनों का लगभग सिमिलर सा ही काम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेल का जो पेनिस जो है उसका इसमें इरेक्शन आ जाता है एक्साइटमेंट के टाइम पे, उसी तरह फीमेल्स की भी जो क्लिटोरिस होती है इसमें भी इरेक्शन या फिर जिसको इनलार्जमेंट बोलते हैं वो आता है। ठीक है, तो क्लिटोरिस में उत्थान होना ये भी एक लक्षण है, यानी कि क्लिटोरियल इनलार्जमेंट या फिर ट्यूमेसेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग ट्यूमेसेंस बोलते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें ये परिवर्तन आते हैं। और भी दो तीन चीज़ें हैं जिसमें कि योनि का चिकना हो जाना, यानी कि लुब्रिकेशन होता है, कुछ लिक्विड सेलेक्ट हो जाता, मतलब कि सेक्रेट होता है, और फिर वेजाना का जो अग्र भाग है वो चौड़ा हो जाता है, यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है वेजाना का वो चौड़ा हो जाता है एवं वेजाना खुल जाती है एक तरह से। ठीक है, फिर लेविया माइनोरा
और मेजोरा बड़े हो जाते हैं, यानी कि उसमें ब्लड का सप्लाई ज़्यादा तेज होता है तो उस वजह से ये बड़े हो जाते हैं। फिर जननांग के अतिरिक्त परिवर्तन, ये तो जननांग का परिवर्तन था। इसके अलावा और क्या परिवर्तन होता है कि जो एक्स्ट्रा जेनाइटल चेंजेस, जिसमें कि जो नाड़ी होता है या फिर जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है, और जो शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है या फिर जिसको हम मसल्स बोलते हैं, जो मसल होता है उसमें तनाव बढ़ जाता है, यानी कि जो मसल टेंशन आ जाते हैं, और जो स्तन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, जो चुचुक या फिर जिसको निपल बोलते हैं उसका इरेक्शन हो जाता है, त्वचा जो है तेजमय हो जाती है, यानी कि स्किन फ्लशेस आने लगते हैं, मतलब कि एक तरह से चमक आ जाती है चेहरे पे, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो तेज हो जाता है तो उसकी वजह से। फिर जो नेक्स्ट फेज आता है एक्साइटमेंट के बाद वो होता है प्लेटू फेज, या फिर जो है इसको हम उर्ध अवस्था बोलते हैं हिंदी में। तो प्लेटू फेज जो है ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। जो इससे पिछले वाला स्टेज था वो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, और ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं कि योनि का एक बाहरी 1/3 हिस्से में प्रबल यौन तो उत्तेजना हो जाती है। बाहर के जो 1/3 हिस्सा होता है योनि का उसमें यौन उत्तेजना बहुत ज़्यादा हो जाती है। योनि के जो है पूरी तरह से फैला हो जाता है, वेजाइनल डिस्टेंशन हो जाता है। जो गर्भाशय होती है वो खड़ा हो जाता है। फिर लेविया माइनोरा का रंग गहरा हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो फ्लो है बहुत ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में, तो वहाँ का रंग गहरा हो जाता है। फिर वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, सेक्सुअल फ्लैशेस आने लगते हैं, जो कि 3/4 महिलाओं में, मतलब कि अगर 4 महिलाओं को देखा जाए तो लगभग 3 महिलाओं में आता है, कुछ महिलाओं में नहीं भी आता है। इसलिए बोला जाता है ना कि जो फीमेल का जो सेक्सुअल डायनेमिक्स होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता हर किसी के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स देखने को मिले। फिर हाथ एवं पैरों में ऐंठन आ जाती है, स्तन में और अधिक कड़ापन आ जाता है, मांसपेशियों में और अधिक तनाव आ जाती है। फिर जो सांस है वो तेज हो जाती है, नाड़ी की गति यानी कि जो बीपी है वो भी तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और योनि में ऑर्गेज्मिक प्लेटफॉर्म का निर्माण होने लगता है। ऑर्गेज्म क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्टेज होता है इसका, तो उसका जो निर्माण होता है वो इसी स्टेज में होने लगता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है चरमावस्था, या फिर इसको हम रति आनंद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ऑर्गेज्मिक फेज भी बोला जाता है। यह जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अभी तक जो 2 स्टेज था ना इससे पिछले वाला वो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, पर ये जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो इस पर में ध्यान रखना है। फिर इस अवस्था में संभोग की गति चरम अवस्था पर होती है और सभी क्रियाएं तीव्रतम होती है। जितना भी हमने अभी तक देखा है, जितने भी सिम्टम्स देखे वो सारे सबसे तेज होते हैं इस अवस्था में। जो शरीर की समस्त मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना, जो ऑर्गेज्मिक प्लेटफॉर्म होता है ये 5 से 10 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 से 10 ऑर्गेज्मिक प्लेटफॉर्म की दर से संकुचन होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो वल्वा वाला एरिया है उसमें। फिर एक्सटर्नल एनल और फिर यूट्रल स्फिंक्टर, इसका भी संकुचन होता है। फिर जो गर्भाशय होता है इसमें भी संकुचन होता है। स्खलन होना, ये सारे फीमेल्स में नहीं होता, पर ये होता है, बहुत सारे में होता है। फिर यानी इसमें क्या होता है कि लिक्विड जैसा कुछ पदार्थ जो है वो निकलता है, जो कि बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड से भी निकल सकता है, और या फिर स्किनीज ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है, या फिर स्किनीज ग्लैंड से निकलता है, और वेजाइनल सेक्रेशन भी निकलता है, ठीक है। ये वेजाइना से भी कुछ सेक्रेशन निकलता है, तो इसी को बोलते हैं स्खलन होना। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेज्मिक स्टेज। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेज्म के बाद ये सारी चीज़ें कम होने लगती है, जिसको हम लोग उपरागमन अवस्था बोलते हैं, फिर इसको रिजोल्यूशन फेज बोलते हैं। तो स्खलन होने के पश्चात उपरागमन अवस्था प्रारंभ होती है, इसमें एक निम्न लक्षण प्रकट होता है। तो वो होता है जो क्लिटोरल उत्तेजना है उसका समापन होने लगता है, तो इसमें बोलते हैं डेटूसनेसेंस, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या बोला था जब वो शुरू हो रही थी अवस्था, तो उसको हमने बोला था ट्यूमेनेसेंस, जब क्लिटोरिस में उत्तेजना शुरू हो रही थी या उत्थान शुरू हो रहा था, तो हम लोगों ने इसे बोला था ट्यूमेनेसेंस। और जब ये खत्म होने लगता है तो हम इसको बोलते हैं डेट्यूसनेसेंस। फिर ऑर्गेज्मिक प्लेटफॉर्म का आयतन जो है वो कम होने लगता है, मांसपेशियों का जो तनाव होता है वो भी खत्म होने लगता है। लेविया माइनोरा और में योनि में जो उत्ताप होती है उसका समापन होने लगता है। स्तन जो है अपने पहली अवस्था में आने लगता है, पसीना आने लगता है, कुछ महिलाओं में, सब में नहीं आता, 30 से 40% में, लगभग आधे महिलाओं में आता है। फिर जो वाइटल साइन है वो नॉर्मल होने लगता है। पुरुष में जो है जो उपरागमन अवस्था कुछ मिनट में ही हो जाता है, पर जबकि फीमेल्स में ये लगभग 30 मिनट तक भी जा सकता है, 20 से 30 मिनट तक, ठीक है। फिर आराम काल या रिफ्रैक्टरी फेज,
ये फीमेल्स में नहीं होता, ये सिर्फ मेल्स में होता है। ठीक है, ये केवल पुरुष में होती है और यह अवस्था पुनः उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस जो ये फेज होता है इसमें पुनः उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो पाती है, अर्थात शिश्न में पुनः उत्तेजना नहीं आ पाती है। फीमेल्स में यह अवस्था अनुपस्थित होती है, ये फीमेल्स में नहीं होता एवं वह पुनः उत्तेजित हो जाती है। इस स्थिति को मल्टीपल ऑर्गेज्मस कहा जाता है। ये भी सारी महिलाओं में नहीं होता है, मल्टीपल ऑर्गेज्मस सारी महिलाएं नहीं होती है, पर ये हो सकता है। ठीक है, ये पुरुष में बिल्कुल मतलब कि पुरुष नहीं हो सकता तुरंत ही उत्तेजित। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि ओवरीज और यूट्रस से होने वाले चेंजेस, जिसको हम यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इसकी जो 28 दिन की होती है यह प्यूबर्टी से आरंभ हो जाता है, मेनोपॉज तक कंटिन्यू चलता रहता है। और ये प्रथम दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रथम दिन वह माना जाता है जिस दिन ब्लीडिंग होना आरंभ हो जाती है। जिस दिन ब्लीडिंग होगा उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन मानते हैं। फिर मासिक चक्र में 3 अवस्थाएं होती है, जिसके दौरान यूट्रस से एंडोमेट्रियम की संरचना में हार्मोन से लेकर काफ़ी परिवर्तन आते हैं। ये इसमें 3 चीज़ें क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वो क्या करता है, वो GnRH नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, फिर जो GnRH होता है उससे वो क्या करता है कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे 2 हार्मोन को निकलवाता है, जिसमें कि एक FSH होता है, एक LH होता है, जिसको हम लोग गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। फिर इससे क्या होता है कि ये ओवरी पे काम करता है। ओवरी पे काम करता है तो ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। जो ओवरी से हार्मोन निकलने के बाद और जो यहाँ पे फिर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है कि जो ओवरी में जो अलग फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स जिसको हम लोग के ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ये डेवलप होने लगता है। और इससे फिर जो 14वां दिन होता है उस टाइम पे ये ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, जिसमें कि जो ओवम है वो रिलीज हो रहा है। फिर ओवम के रिलीज होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो बचा हुआ चीज़ रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर ऐसे करके, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण होता है। ये फिर धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर अर्ली प्रेगनेंसी, अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है कैसे, तो जैसे एक ओवरी है, इससे ये रिलीज हुआ ओवम रिलीज होकर ये जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, या फिर जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ये ओवम है हमारा। फिर यहाँ पे जब जाता है, ये एम्पुला वाला भाग है, तो यहाँ पे इधर से स्पर्म आ रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सेगमेंटेशन होता है, यानी कि यहाँ से डिवाइड होना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इस लेवल पे जाने लगता है। ठीक है, और ये जाने के बाद ये बाहर निकलता है और ये जाता है फिर यूट्रस में जाके फिर वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, इसमें कि ये मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये जाके जो यूट्रस, ये लाइन है यूट्रस की लाइनिंग, इसमें जाके ये हो जाता है। यूट्रस की लाइनिंग के हम अगर शुरू से ट्रैक करें तो सबसे पहले मेंसेस आते हैं, 5 दिन तक मेंसेस आए, तो इसका जो ये उसकी जो चौड़ाई थी ये घट के लगभग 1 से 2 मिलीमीटर की हो जाती है। फिर ये बढ़ती है 15 से 25 दिन तक में, ये फिर बढ़ती है 15 दिन तक, जो कि 3 से 4 हो जाती है। फिर ये बढ़ के फिर मेंस नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है 30 दिन के बाद, फिर यहाँ पे ये घट गया। पर अगर यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फिर से बढ़ते बढ़ते फर्टिलाइजेशन 15 दिन पे हो गया। ठीक है, 15 से 17 दिन पे फिर यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है, और फिर इसकी हाइट जो है बढ़ती रहती है, और ये बढ़ते बढ़ते फिर इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। यही जो एंडोमेट्रियम की लाइन होती है, इसको हम लोग पहले मेंसेस होता है, फिर रिपेयर होता है, फिर प्रोफिलेटरी फेज में और बढ़ता है, फिर सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज होता है, फिर इसके बाद ये फिर मेंसेस हो जाते हैं, फिर रिपेयर होता है, फिर प्रोलिफरेटरी फेज आता है जिसमें कि रिलीज होता है वो इसके लास्ट में, फिर जेस्टेशनल जिसमें कि और इसका हाइट बढ़ता है, सॉरी जो इसकी चौड़ाई होती है वो बढ़ती है। चौड़ाई होने के बाद अगर ये इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर इसकी चौड़ाई और बढ़ती है प्रेगनेंट स्टेज में, जिसको कि हम लोग फिर डेसिडुआ बोलते हैं। तो ये होता है टोटल हमारा फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज हो गया। फिर ये प्रेगनेंसी हुई तो ऐसा हो गया, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर से ये टूट जाता है। तो ये था हमारा टोटल स्टेज, और इसी को फिर हम यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि पहला जो है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, ये भेजाने से होकर बाहर निकलती है, और ये इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है, और ये मासिक प्रक्रिया की अंतिम प्रावस्था है, जिसमें कि एंडोमेट्रियम का क्षय होता है, यानी क्षय मतलब कि टूट जाता है। इसकी अवधि के दौरान जो है जोना फंक्शनलिस या फिर ब्लड कैपिलरीज जो है ये ब्लड से जो बॉडी से बाहर निकल जाता है,
दूसरा फेज इसके बाद आता है, जिसमें कि जिसको कि मेंस्ट्रुअल फेज जो पीरियड होता है इसके पश्चात ये अवस्था शुरू होती है, जिसको कि गुणनफल अवस्था या फिर इसको प्रोफिलेटरी फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन से पहले तक इसकी अवधि मानी जाती है और इसमें जो रीजनरेट होने लगता है, जो एंडोमेट्रियम है ये फिर से बनने लगता है और यूट्रस की एंडोमेट्रियम अंदर की ओर नए स्तर पर निर्माण करती है, जो कि जोना फंक्शनलिस कहलाती है। फंक्शन जोना मतलब कि एक तरह से जोन, और फंक्शनलिस मतलब जो फंक्शन वाली लेयर होती है जो कि बनती और टूटती है उसको बोलते हैं फंक्शनलिस। तो ये एस्ट्रोजन के हार्मोन के नियंत्रण पे होता है, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसको बना रहा होता है। और इसकी समाप्ति के बाद एंडोमेट्रियम में 3 लेयर होते हैं, जिसमें कि बेसल लेयर होता है, ये आधार लेयर होता है जो कि मायोमेट्रियम के ठीक ऊपर होता है। इसकी मोटाई लगभग 1 mm की होती है और ये संपूर्ण मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ये कभी भी टूटता नहीं है। बेसल लेयर कभी भी नहीं टूटता मायोमेट्रियम का, ठीक है, सॉरी एंडोमेट्रियम का। जो ये मायोमेट्रियम जो होता है ना, जैसे कि ये हो गया मायोमेट्रियम, इसके ऊपर होता है बेसल लेयर और इसके ऊपर और भी लेयर बनता है, ये सब टूट जाता है, पर ये बेसल लेयर नहीं टूटता। और ये मायोमेट्रियम तो खैर मिडिल लेयर होती है, तो उसको तो कुछ होता ही नहीं। फिर फंक्शनल लेयर होता है। फंक्शनल लेयर बेसल लेयर के ठीक ऊपर होता है। ये जो हमने बताया कि ये जो नया लेयर बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेयर। इसका निर्माण प्रोफिलेटरी फेज के दौरान होता है। इसमें ब्लीड मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ये नष्ट होता है, ये लगभग 2.5 mm का होता है। फिर ए लेयर ऑफ सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, यह एकल लेयर होती है जो कि फंक्शनल लेयर के ऊपर होता है। इस लेयर पर सीलिया लगे होते हैं, मतलब सीलिया मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इधर से उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। स्पर्म जब आता है तो इसमें फंस के बहुत सारे स्पर्म मर जाता है। फिर सेक्रेटरी फेज क्या होता है, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ये लगभग 14 दिन का होता है। और ये ल्यूटियल फेज जो है हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ये कभी भी अगर किसी का अगर 28 दिन का है तो वो 14 दिन का होगा ल्यूटियल फेज। अगर 30 दिन का भी है तो भी उसका 14 दिन का ही ल्यूटियल फेज होगा। इससे पहले वाला जो फेज होता है जिसको हम लोग प्रोफिलेटरी फेज बोलते हैं वो ज़्यादा कम हो जाएगा, पर ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होगा, ठीक है। तो इसमें फिर प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। और फिर इस अवधि के दौरान जो फंक्शनल लेयर होता है इसकी जो मोटाई लगभग 3.5 mm की हो जाती है और ये कुंडलन के साथ स्पंजी भी हो जाती है और ये ब्लीडिंग आरंभ होने पर समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल फेज का जो भी लेयर था या फिर जो स्टेजेस थे उसके, कि कौन कौन सा स्टेज। ये तो सबसे पहले ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग होता है, प्रोफिलेटरी फेज में फिर से बनना शुरू होता है और इसके अंदर जो है बेसल लेयर तो बना हुआ ही रहता है पहले से, फंक्शनल लेयर और फिर सिलिएटेड लेयर भी फिर से बनता है। और इसके बनने के बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर से सेक्रेटरी फेज आएगा, ल्यूटियल फेज, जिसमें कि ये बनता ही रहता है, मोटाई इसकी बढ़ती रहती है। और अगर ल्यूटियल फेज यानी कि 14 दिन के बाद भी अगर नहीं हुआ कुछ भी तो फिर वो टूट के फिर से गिर जाता है और फिर से ये मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाता है। तो ये था हमारा, ठीक है। और ये प्रोफिलेटरी फेज होता है, जब ये खत्म होता है तो उसी टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो सेक्रेटरी फेज से जस्ट पहले ओव्यूलेशन होता है। फिर होता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर जिसको हम PMS बोलते हैं। ये एक सिंड्रोम होता है, जिसमें कि सिंड्रोम का मतलब ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें शो होते हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन से पहले शो होते हैं। लगभग 85% महिलाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये मासिक चक्र के कुछ दिनों में ये ठीक हो जाता है नॉर्मली, जिसमें कि महिला की भावनाएं में उसके शारीरिक स्वास्थ्य और व्यवहार को लेकर प्रभावित करती है और ये मासिक स्राव शुरू होने पर खुद ही समाप्त हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, कारण तो अज्ञात है, पर कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें कि सेक्स हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। फिर सेरोटोनिन में वृद्धि हो जाती है, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर का इतिहास। फिर जो PMS का जो पारिवारिक इतिहास रहा है, मतलब किसी के अगर फैमिली में ऐसा देखने को मिलते आया है तो फिर डिप्रेशन का इतिहास, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें जो है इसको बढ़ा देती है। फिर इसमें सही से दिख नहीं रहा है, पर हम बात कर सकते हैं कि इसमें नशीले पदार्थ का सेवन, शारीरिक और भावनात्मक चोट, या फिर डिस्मेनोरिया यानी कि जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, या फिर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, फिर सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, या फिर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर सीजोफ्रेनिया। तो ये सारी चीज़ें जिस फीमेल के अंदर रहती है उसमें ये देखने को मिलता है। इसका लक्षण क्या क्या होता है? लक्षण ये होता है कि पेट में जो ब्लोटिंग होने लगती है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है एब्डोमिनल। फिर ब्रेस्ट में जो है वो सोरनेस आ जाती है, जो एक्ने आ जाते हैं फेस पे। फिर जो फूड क्रेविंग होने लगती है। फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग कब्ज भी बोलते हैं। फिर दस्त हो सकता है, फिर सिर दर्द हो सकता है,
फिर प्रकाश के लिए संवेदनशीलता हो सकती है, यानी कि ज़्यादा लाइट में दिक्कत होने लगता है। फिर थकान हो सकता है। फिर इरिटेशन यानी ये चिड़चिड़ापन हो सकता है, चिड़चिड़ापन। फिर एंजाइटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, एंजाइटी भी हो सकती है। फिर जो उसकी आदतें होती है ना, उसमें अचानक से परिवर्तन हो सकता है। और डिप्रेशन हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, और भावनात्मक रूप से आउटबर्स्ट हो सकता है। मतलब अचानक से किसी को नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगना, ऐसे सारी भावनाएं बाहर निकल देना, ऐसी चीज़ें। फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि जूस हो सकता है, पानी हो सकती है। फिर खाने में फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, जबकि चीनी और नमक और कॉफ़ीन वगैरह का मात्रा कम करने के लिए बोला जाता है। फिर एब्डोमिनल क्रैम्प और मूड स्विंग में कमी आ सकता है उसके लिए फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फिर कैल्शियम वगैरह और मैग्नीशियम वगैरह खाने के लिए बोला जाता है। उसका मतलब कि सप्लीमेंट्री भी लिया जा सकता है उसको टैबलेट के रूप में। और फिर विटामिन डी खाने के लिए बोला जाता है। थकान दूर करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में आराम करने के लिए और नींद लेने के लिए बोला जाता है। और फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग में सुधार के लिए एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। तनाव में कमी के लिए भी अलग अलग उपाय का प्रयोग किया जा सकता है। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिलवाया जा सकता है। और दर्द से राहत के लिए जो दर्द निवारक गोलियां होती है, जिसमें कि आइबुप्रोफेन या फिर एस्पिरिन, इसको दिया जा सकता है। फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग में कमी लाने के लिए डायूरेटिक्स दिया जाता है, जिसको कि लैसिक्स भी बोलते हैं, लैसिक्स नाम से आती है। फिर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से परामर्श भी दिया जा सकता है, यानी कि पर्सनल उसको थेरेपी भी दी जा सकती है या फिर ग्रुप थेरेपी भी दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि PMS को या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को मैनेज किया जा सकता है। और सिम्टम्स वगैरह तो आपने देख लिए, साइन इन सिम्टम्स, और इसका क्या कारण हो सकता है वो सभी हमने देख लिया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा अलग अलग जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं उसके ऊपर। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।